दोस्तों 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की सहमति पर क्या किया जाता है, पूरे भारत में, पूरे देश में आपातकाल को लागू कर दिया जाता है। और इस बात की खबर कानों कान तक किसी को भी नहीं थी सिवाय राष्ट्रपति और इंदिरा गांधी के। दोस्तों सोच लीजिए, मंत्रिमंडल के लोगों को भी यह पता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपातकाल लागू करना 1975 में सही था कि नहीं, आपातकाल के परिणाम क्या हुए और आपातकाल क्यों लागू किया गया, कौन सी वह घटनाएं थीं जिनके चलते आपातकाल लागू होने की स्थिति आई। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बता दें, जब 5वां लोकसभा चुनाव आम चुनाव हो रहा था 1971 में, तब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पे गरीबी हटाओ का, पूरे देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह वही साल था जब दोस्तों देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति एकदम नाजुक थी। अभी सुधार इतना नहीं हुआ था पूरे देश में कि गरीबी पूरी तरीके से मिटाई जा सके। और दोस्तों यह भी 1971 और 72 जो साल था, बांग्लादेश संकट भी इसी समय आया था पूरे देश में। सोच लीजिए, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाह रहा था बांग्लादेश, और भारत ने क्या किया, बांग्लादेश की सहायता की। और उस वक्त एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान की जो रिश्ता थी अमेरिका से, अमेरिका ने देखा कि भारत एक तरफा कर रहा है, मतलब सिर्फ बांग्लादेश की सहायता कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका से बहुत सारा अंदरूनी तो किया होगा समझौता, कि अमेरिका ने यह घोषणा कर दिया कि हम भारत से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। जो सामानें आती थी दोस्तों, आयात निर्यात होती थी, अब वो अचानक अमेरिका ने बंद कर दिया। और भारत की उस वक्त स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी दोस्तों, आगे हम जानेंगे। अब यहाँ पे अमेरिका ने सारा चीज़ बंद कर दिया और भारत क्या किया, बांग्लादेश के सहयोग में अब पाकिस्तान से युद्ध कर बैठा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर युद्ध होगा तो कई सामान्य खर्च तो होंगे ही उसके सहयोग में। और एक और हानि हुआ दोस्तों, बांग्लादेश से 80 लोग लगभग भारत आए प्रवास के तौर पर। अब जाहिर सी बात है, 80 लोग आएंगे तो 80 लोग प्रॉब्लम भी तो साथ लेकर आएंगे, उन्हें खाने पीने की चीज़ें। एक तो भारत में मानसून की कमी तो थी, अब यह वही साल थे दोस्तों, बता दें आपको, मानसून की भी कमी थी भारत में। जाहिर सी बात है, अगर मानसून फसल के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, अगर बारिश नहीं होगा तो फसल कैसे पैदा होगी। उस वक्त भारत इतना गरीब देश था दोस्तों, आपको बता दें कि अपने खुद का वो मशीनरी नहीं ला सकता था जिससे पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो भारत को एक से एक बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा दोस्तों, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और भारत की स्थिति नाजुक होती गई दोस्तों। और अब देखिए, एक और समय बता रहा हूँ, अब विश्व बाजार में जो तेल होते हैं, तेल उत्पादक देश होते हैं, इन्होंने भी भारत को महंगा तेल बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि अब भारत की औद्योगिक जो संस्थाएं हैं वो ठप हो गई और बेरोजगारी भी धीरे धीरे भारत की बढ़ती गई। ये सारी चीज़ बता दें दोस्तों इसी साल में हो रही थी, 1971, 72, 73, 74 के साल में ही। तभी ना 1975 में आपातकाल की स्थिति आई दोस्तों। और एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए 1973-74 वाले साल में क्या हुआ कि 1973 में 23% तक महंगाई बढ़ती गई और 1974 आते आते यह महंगाई बढ़कर 30% तक हो गई। बताइए, महंगाई घटने की बजाय बढ़ रही थी और इससे जनता में आक्रोश पैदा हो रहा था। जाहिर सी बात है, अगर पैदावार भी नहीं होगा, पैदावार बढ़ने की बजाय उस वक्त 8% अगर पैदावार किसी देश की गिर जाती है, सूखा अकाल उस देश में तो था ही उस वक्त इतना। जब इस टाइम आप देख रहे हैं जितना पैदावार हो जा रहा है हमारे देश में, उतना नहीं होता था पहले की। 50 साल पहले जाएंगे तो इतना पैदावार नहीं हो रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम सामने आ रही थी और जनता इससे बहुत और नज़र से देख रही थी कि देश की स्थिति तो बहुत बुरी होती जा रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, देश की स्थिति चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, अगर वो लोकतांत्रिक देश है तो जो हुकूमत कर रहा है उस देश की सरकार को ही दोष दिया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा देश है। समस्या किसी की वजह से आई हो, लेकिन दोष सिर्फ सरकार पर ही दिया जाएगा, क्योंकि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक देश है, कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। अब दोस्तों जाहिर बात है, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति बुरी होती जाएगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे ही, साथ में औद्योगिक जो चीज़ें होती हैं उनका विकास होना बंद हो जाता है। जब सामान ही बाहर से नहीं आएगा, तेल ही नहीं आएगा, तो हम कैसे नई चीज़ें को बनाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेरोजगारी भी धीरे धीरे बढ़ती गई, महंगाई तो बढ़ी रही थी लेकिन लोगों को काम भी नहीं मिल पा रहा था और समस्या हो रही थी।
और इस समस्या को हल सरकार मतलब कर रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से जनता चाह रही थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ पे आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ती जा रही हो देश की, महंगाई चरम सीमा पे हो और बेरोजगारी भी चरम सीमा पे हो, वहाँ की औद्योगिक कंपनियां अगर बंद होने की स्थिति में आई हों तो विपक्षी दल तो विरोध करेंगे ही, लेकिन साथ में जनता भी तो दुखी होगी, वो भी तो समझेगी कि नहीं यहाँ पे तो गलत तो हो ही रहा है। तो क्या किए गए, जो विपक्षी दल के लोग थे उन्होंने क्या किया, जगह जगह पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसमें जनता कम इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे जैसे देश की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी, यहाँ पर अन्य लोग भी शामिल होते जा रहे थे और सरकार का विरोध करते जा रहे थे दोस्तों। अब सबसे बड़ा आंदोलन जब होना शुरू हुआ तो वह दोस्तों बिहार और गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात और बिहार में छात्रों ने सबसे पहले, स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया। बता दें दोस्तों, गुजरात के सबसे पहले आपको बताएं गुजरात में क्या हुआ पहले, तो सबसे पहले छात्रों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और यह आंदोलन बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न और खाद्य तेल में बढ़ती कीमतों के खिलाफ था और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब दोस्तों जैसे ही छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया, यहाँ पर कई विपक्षी पार्टियां भी छात्रों का साथ देने लगी और यहाँ पर फिर से, क्योंकि दोस्तों बिहार और गुजरात में दोनों स्थान पर कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ के छात्रों ने सोचा कि आंदोलन करना बनता है, क्योंकि ऐसे रहा तो हमारे देश की स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों बता दें आपको, आंदोलन जैसे बड़ा होता गया, इसमें विपक्षी दल के भी नेता शामिल होते गए और जो नेता लोग थे उन्होंने तुरंत फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव कराने की मांग कर दी दोस्तों। और इंटरेस्टिंग बात एक और बता दें आपको दोस्तों, मोरारजी देसाई जो थे, कांग्रेस के ही नेता थे, उन्होंने भी यह मांग की कि विधानसभा जल्द से जल्द चुनाव क्या किए जाए, गुजरात में किए जाए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। और बता दें दोस्तों, मोरारजी देसाई गांधी जी के विरोधी थे, इंदिरा गांधी के विरोधी थे। सोच लीजिए, अब जब कांग्रेस के पार्टी नेताओं में ही इतना मतभेद था तो और चीज़ों में तो मतभेद तो रहेगा ही, जनता में तो मतभेद रहेगा ही कि देश की स्थिति ऐसी होने का कारण क्या है, सरकार की इसमें गलती है कि जनता की, कि किसकी गलती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आता ही है दोस्तों, तो इस पर आप भी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों बिहार में है आंदोलन कैसे बड़ा हुआ। अब गुजरात में तो हो चुका था, हालांकि दोस्तों गुजरात में बता दें 1975 में विधानसभा चुनाव करा लिए गए जून माह में दोस्तों। फिर बिहार में आंदोलन किए छात्र लोगों ने, क्या किया, बिहार में आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और बिहार में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ दोस्तों। यहाँ पर भी खाद्य तेल और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया गया था, आंदोलन करना स्टार्ट किए गए थे। और दोस्तों इसमें आपको बता दें, जो शामिल हुए थे छात्र तो शामिल ही हुए, लेकिन यहाँ पे नेता भी लोग शामिल होते गए। बता दें छात्र लोगों ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण एक नेता थे उस वक्त के सबसे फेमस, उन्होंने पत्र लिखा छात्र लोगों ने कि आप हमारे आंदोलन की अगुवाई करें और मैं नेता मानता हूं। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने 2 प्रस्ताव रखा उन लोगों के सामने, छात्रों के सामने, कि यह आंदोलन बिल्कुल क्या होगा, अहिंसक होगा और लोग देश के लिए ही समर्पित रहेंगे, न कि हिंसा करने के लिए। और उन्होंने दूसरा प्रस्ताव यह रखा कि यह आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में इस आंदोलन को चलाया जाएगा और यह आंदोलन को पूरे देश में बताया जाएगा कि आंदोलन किसके लिए है और क्यों है। और जयप्रकाश नारायण जी का आपको बता दें जो सिद्धांत था कि पूरे देश में एक सच्चा लोकतंत्र को स्थापित करना, न कि किसी सरकारी चीज़ को निजी तौर पे चलाया जाए, क्योंकि दोस्तों उस वक्त सरकार भी कुछ गलत कर रही थी जिससे जनता और विपक्षी पार्टियां बहुत नाराज़ थी। उन्हें लग रहा था कि सरकार पूरी तरीके से निजी हाथों में चल रही है, न कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। तो उन्हें यही था कि हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं अपने देश में, न कि अपनी निजी संपत्ति के तौर पर लोकतांत्रिक देश को चलाया जाए। तो लोकतंत्र जब ऐसी बात जयप्रकाश नारायण करते हैं तो उसके बाद विपक्षी पार्टियां भी जयप्रकाश नारायण के साथ शामिल हो जाती हैं, जैसे दोस्तों सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस ओ समिति। ये जितने भी पार्टियां थी दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के साथ आ जाती हैं और जयप्रकाश नारायण और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं पूरे देश में। वो तो सीमित थे बिहार तक, लेकिन उसके बाद इनका जो फेमस पूरे देश में फैलते गए दोस्तों ये, और एक बड़े चेहरे के रूप में आए।
तो अब आपको पता चल रहा हो कि देश की स्थिति अब बिगड़ती जा रही थी, आंदोलन भी हो रहे थे और महंगाई भी, बेरोजगारी भी देश में था। साथ में और आपको एक मसला बताऊंगा, न्यायपालिका और सरकार के बीच भी मतभेद थी दोस्तों। उस वक्त न्यायपालिका कोई भी अगर निर्णय लेती थी तो सरकार बोलती थी कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, और उधर सरकार कोई निर्णय लेता था तो न्यायपालिका बोलती थी कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कई उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पर सरकार ने भी गलत किए थे और शायद न्यायपालिका ने भी किए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जब केशवानंद का मुकदमा का जब फैसला आता है उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो पद होता है वो खाली था। तो उस वक्त क्या नियम था संविधान के थ्रू सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनने का, कि जो वरिष्ठ होता है न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को, उसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जाता है। लेकिन 3 ऐसे थे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वरिष्ठ, उनको छोड़कर, तीनों को छोड़कर सरकार क्या करती है दोस्तों, सरकार करती है, कौन करता है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जहाँ से पढ़ा है, ये डाटा निकाला है, वहाँ पे यही बताया गया है कि उन तीनों को छोड़कर किसी दूसरे को क्या किया जाता है, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। अब यहाँ से और स्थिति गड़बड़ाई, यहाँ पे आपको पता चल रहा हो कि न्यायपालिका में भी सहमति नहीं थी दोस्तों, सरकार और न्यायपालिका के बीच में भी सहमति नहीं थी कई मामलों में, तो यहाँ पर भी आपसी मतभेद थे। तो जाहिर सी बात है स्थिति बदल रही थी देश की, और एक बड़ा मैदान बन चुका था मतभेदों का। बता दें, आपस में न सरकार की बन रही थी, न न्यायपालिका की, न जनता की, न विपक्षी पार्टियों की। तो स्थिति यही आ रही थी कि आपातकाल की आ रही थी। और इंदिरा गांधी को जैसे इन सभी बातों का पता चलता है तो वो सोचते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है, ये एक ही तरीका है। और उन्होंने सोचा कि अगर आपातकाल लागू नहीं करते हैं तो ऐसे ही हमारी सरकार भी डूब सकती है और देश की स्थिति और भी बेकार हो सकती है, और ऐसे ही आंदोलन चलता रहा तो हम आंदोलन को संभालते रहेंगे और देश के विकास में ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने यही कारण बताया आपातकाल का कि बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ी, मतलब बाहरी और अंदरूनी गड़बड़ी को मद्देनज़र रखते हुए, आशंका की नज़र से दोस्तों, मतलब शक की नज़र से उन्होंने कहा कि अंदरूनी और बाहरी गड़बड़ी की वजह से, शंका की वजह से, डाउट की वजह से हम क्या करते हैं, पूरे देश में 25 जून 1975 की रात को पूरे देश में आपातकाल को लागू करते हैं। और यह बात मंत्रिमंडल को बता दें दोस्तों, 26 जून सुबह 6 बजे पता चलती है, जब बैठक एक होती है उसमें बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने क्या किया है, पूरे देश में फखरुद्दीन अली की सहमति से पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया है। और इसका परिणाम यही होता है दोस्तों, सुबह जितने भी समाचार एजेंसियां होती हैं बिजली काट दी जाती हैं, जिससे समाचार नहीं छप पाए, तब पर भी उन्होंने कोशिश किया कि यह चीज़ बताया जाए देश में कि ऐसी हो चुकी है। और आपको पता होगा दोस्तों, जैसे ही आपातकाल लागू किया जाता है 352 अनुच्छेद लागू हो जाता है, और अनुच्छेद जैसे ही 352 लागू होता है वैसे ही हमारे संविधान में जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और हम बोल भी नहीं पाते किसी के विरुद्ध, न अपने थ्रू, न कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता है जो हम कर पाए सिवाय एक स्थान पर रहने के। हमारा यही अधिकार रहता है कि हम एक स्थान पर पड़े रहें और वहाँ पर जैसे सरकार बोलेगी वही हमें करना पड़ेगा अगर उसी देश में हमें रहना है तो। जितने भी अनुच्छेद 19 के अधिकार होते हैं और 32 तक, जितने भी ये सब अधिकार हैं दोस्तों, हमें से छीन लिए जाते हैं। और एक और बता दें इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, अगर हमें किसी पर भी नज़र, मतलब कि दृष्टि से, ऐसे दृष्टि से नज़र कोई आता है व्यक्ति, शक की नज़र से कि ये गड़बड़ी कुछ करने वाला है, तो उसे भी इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता था, शक के नज़र से भी। और आपके पास कोई भी राइट नहीं होगा कि आप हटा सके इस चीज़ को कि क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, पूछ सके, ये भी पूछने का आपके पास अधिकार नहीं रहेगा। सोच लीजिए, यहाँ तक हमारा छीन लिया जाता था अधिकार। तो परिणाम यही हुए कि दोस्तों देश में शांति तो आई, लेकिन जनता तो खुश तो नहीं रहेगी इस चीज़ से, क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, महंगाई है, साथ में आपातकाल लागू हो गया। लेकिन अब पालन तो सबको करना था, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और दोस्तों बाद में यही समय आया परिणाम इसका कि जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंद कर दिया। और जाहिर सी बात है, जब नेतृत्व करने वाला ही नहीं रहेगा तो संस्था जाहिर सी बात है कम होती जाएगी और देश में शांति आने लगेगी। और जितने लोग विरोध भी कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, और जितने भी अधिकार थे आपके तो पहले से ही चले गए। तो यही डेमोक्रेसी का फ़ायदा है दोस्तों, लोकतंत्र का। और सरकार ने इसका पूरी तरीके से शक्तियों का प्रयोग किया
और देश को कहीं ना कहीं एक मतलब गलत हिंसा हो जाती दोस्तों, क्योंकि जैसे ही देश अभी पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं, तो जैसे ही बिगड़ने की हालत में आए तो अगर उसे रोक ही लिया जाए, क्योंकि हिंसा करने से, आंदोलन करने से देश की स्थिति नहीं सुधरेगी, उस पर विचार विमर्श बैठकर करने से सुधरेगी दोस्तों, सोच लीजिए। तो इस पर मैं अपना विचार थॉट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप विचार करिएगा सरकार ने यह सही किया था आपातकाल लागू कर कि नहीं, आप इस पर बताएंगे। और परिणाम के तौर पे तो मैंने बता दिया कि देश में शांति हुई और इससे सबक मिला हमें कि किसी भी चीज़ को हटाया जा सकता है, लेकिन अपने देश से लोकतंत्र को बाहर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपने देश को बचा सकते हैं। जहाँ की संस्कृतियाँ, भाषाएं, समुदाय, धर्म, जाति अलग अलग हो, भाषाएं तक अलग नहीं हो दोस्तों, तो वहाँ पर लोकतंत्र ही सबसे बेटर होगा दोस्तों। इसी के तरीके हम क्या कर सकते हैं, अपने देश को बचा सकते हैं किसी भी मुश्किल से। हाँ, लेकिन हम लोग अगर संविधान का पालन करें जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, सोच लीजिए। तो यही परिणाम थे दोस्तों। आपने क्या सीखा इस वीडियो से ज़रूर बताएं, और आपातकाल लागू करना सही था कि नहीं। और जितने भी नेता इसमें शामिल थे सभी लोग देश के हित में ही सोच रहे थे, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि हमारा देश समस्या में चला जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन होते हैं, सभी के थॉट विचार एक नहीं होते हैं कि एक मिलजुल कर कार्य किया जाए। और दोस्तों आपको बता दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड लाइक करें और मेरा हौसला और बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको और दूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो तुरंत आपके पास जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।